Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture on linear control theory. आज के लेक्चर में हम गो थ्रू करेंगे लीनियर स्पेसेस को, जिनको वेक्टर स्पेसेस भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल स्पेस, जिसमें हम बात कर रहे होंगे वेक्टर्स। ठीक है, सो वेक्टर विल अपीयर जस्ट लाइक द एलिमेंट्स। और दूसरी चीज जो नोट करने की वो ये है कि इट इज अ लीनियर स्पेस। सो लीनियर ऑपरेटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर भी जो लीनियर ऑपरेशंस हैं वो ये स्पेस जो है वो कंप्लाई करेगी। ठीक है, सो वी विल व्हाट वी आर गोइंग टू सी विल बी अ सेट ऑफ सम एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस। फॉर्मली इफ वी डिफाइन लीनियर स्पेसेस हैं क्या, लीनियर स्पेस जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। और जैसे पहले मेंशन किया कि इसको वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, तो एलिमेंट्स आर बेसिकली वेक्टर्स, या वेक्टर्स जो हैं वो एलिमेंट की जगह लेंगे। और इसको हम एक फील्ड, स्केलर फील्ड के ऊपर डिफाइन करते हैं एफ, और इसमें जो दो ऑपरेशंस हैं दे आर एप्लीकेबल। अब दो ऑपरेशंस कौन कौन से? एक ऑपरेशन होता है जिसको आप कहते हैं वेक्टर एडिशन। यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि हम एडिशन जो है वेक्टर एडिशन बेस करेंगे, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो ऑपरेशन होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और एक वेक्टर एडिशन है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। सो और इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ब्रैकेट्स के साथ, कैपिटल एक्स, दिस इज द वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस, एंड एफ। एफ बेसिकली क्या है? एफ आपके पास है एक तरह की वेक्टर फील्ड, सॉरी स्केलर फील्ड। अब ये जो दो ऑपरेशंस आपके पास अप्लाई हो रहे हैं वो कौन कौन से, उनकी कंडीशंस क्या है? द टू ऑपरेशंस मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये तकरीबन जो कंडीशन है वो कौन कौन सी फॉलो होगी? नंबर वन इज दी के अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर नंबर x1 है और x2 है जो कि इसके एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट शुड आल्सो बी इन द सेम लीनियर स्पेस। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी इस पे अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिविटी, यानी x1 प्लस x2 और x2 प्लस x1 दोनों इसी में आएंगे और ये बराबर भी होंगे। x1 एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3। पहले x1 और x2 को आपने ऐड किया एंड देन वी ऐड इट टू दी x3। इसी तरीके से x2 और x3 को ऐड करें और देन यू ऐड विद दी x1। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट भी बराबर होंगे। द फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर 0, जिसको आप जीरो वेक्टर कहते हैं, सच दैट कि जब आप इसको किसी एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर है दिस विल बी द सेम नंबर। ठीक है, अच्छा, एंड देन वी हैव द यूनिक एडिटिव इनवर्स x, सो दैट कि जो आंसर है आपके पास वो 0 है, यानी x, एंड देन वी हैव समथिंग माइनस x, और इन दोनों का रिजल्ट जो है ऐड करने के तो 0 है। The sixth point is for every alpha in this scalar field and every x, अब ये x, ये जो अल्फा है दिस इज अ स्केलर वैल्यू, दिस इज अ स्केलर, और x जो है ये बेसिकली आपका एक अदद वेक्टर है। तो जब आप स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो स्टिल बिलोंग्स टू द सेम लीनियर स्पेस, राइट? दिस इज वन पॉइंट। और सेवेंथ इज फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का ख्याल करें कि ये दोनों के दोनों जो है वो स्केलर है इन दिस स्केलर फील्ड, और x जो है वो आपके पास एक अदद वेक्टर है। ठीक है, लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस में अब आप जब बीटा को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें एंड देन एक और स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी अ रिजल्ट, और ये रिजल्ट सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा कि अगर आप स्केलर दूसरे स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड देन मल्टीप्लाई विद द वेक्टर, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव।
नंबर 8 सेज के अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, ये वेक्टर है आपके पास, एंड देन वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर विद इट, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी सेम। इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दिस स्केलर फील्ड। दिस इज द स्केलर फील्ड, इसका ख्याल कीजिएगा, ठीक है, ये स्केलर फील्ड है। 9th point says के for any alpha, alpha again this is the scalar in a scalar field, और आपके पास दो वेक्टर्स हैं x1 और x2, ये दोनों वेक्टर्स हैं इस वेक्टर स्पेस के अंदर, एंड ये स्केलर को, इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करें एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द स्केलर अल्फा, या फिर हम इनको अल्फा को अलग अलग इंडिविजुअली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फा x1 अल्फा x2, तो इन दोनों का आंसर जो सेम है, जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन, ये भी एप्लीकेबल होना चाहिए। 10 सेज के फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये तो हमारा स्केलर पार्ट है, एंड देन वी हैव वेक्टर पार्ट हियर। सो अगर दोनों स्केलर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करें आप एक वेक्टर से, या इंडिविजुअली आप इन दोनों को स्केलर्स को मल्टीप्लाई करें उस वेक्टर से, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर एडिशन। अच्छा, यहाँ पर ख्याल कीजिए कि ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। तो 9 में और 10 में जो फर्क है आपस में वो ये है कि आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेक्टर्स स्केलर को कर रहे थे, सिंगल स्केलर था अल्फा, और वेक्टर जो है आपके पास x1 और x2 थे। 10 के अंदर आपके पास जो है दो स्केलर्स हैं अल्फा बीटा, और वेक्टर आपके पास सेम है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल Rn, दिस इज द वेक्टर फील्ड, और ये आपके पास है स्केलर फील्ड। सो दिस n tuples of the real numbers, ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, और दिस इज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस इज फॉर द रियल नंबर्स, और ये जो आपके पास है Rns, ये बेसिकली पॉलिनोमियल है ऑफ nth ऑर्डर। तो आपके पास हो सकता है कि ये n ऑफ n जो है अगर 2 है, ये इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे एक एग्जांपल और इसकी देखेंगे, 1 + s² सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स with real coefficients, and then we have nth order rational functions with the real coefficients in this case, ठीक है। अच्छा, tuple की example है, tuple is also used in these days Python language के अंदर भी tuples होते हैं। tuple is basically a structure, data structure वो कहते हैं, consisting of multiple parts। so अब हम देखते हैं कि ये now we have a definition here, a set of vectors x1 से xn तक, इसको हम कहेंगे is a vector space over a scalar field. It is said to be linearly independent if there exist scalars alpha1 to alpha n जो कि belong करेंगे इस scalar field पे, but not all zeros, such that alpha1 times x1 alpha2 times x2 this is equals to 0, अदरवाइज ये लीनियर इंडिपेंडेंट। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, हमें यहाँ पे जो एम्फेसिस करना है वो ये है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। नोट, इफ अगर x1 to xn, अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं, ये हो सकता है x1 एक दो वेक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिए थे, ठीक है। x1 और x2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उस केस में जब डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि एक को आप दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस द सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर प्लस द थर्ड वन, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाई जाती है। तो आप यहाँ पर एक वेक्टर है, ये वेक्टर बेसिकली x1 है, और x1 जो है it is represented, x1 is represented in terms of other vectors, और खाली अदर वेक्टर्स नहीं, अदर वेक्टर्स की कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब कोई एक अल्फा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x2 से, फिर फॉर एग्जांपल दिस मे बी ओनली दिस प्लस अल्फा n
अल्फा एन जो है दिस में बी अनदर एन इक्वल्स टू लेट्स से 2 3 लेट्स से, तो अल्फा 1 अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा एन, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल x1 माइट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3। हो सकता है कि ये भी आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसका ख्याल कीजिएगा। नोट अ सेट ऑफ दीज वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो डिपेंडेंट का था केस, ठीक है, ये डिपेंडेंट का केस था। इंडिपेंडेंट का केस क्या है कि इंडिपेंडेंट केस ये कि सिर्फ और सिर्फ दिस इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली कि जब ये सारे के सारे जीरो के बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हम देखते हैं इसमें, तो एज्यूम करें कि आपके पास एक वेक्टर है ये वाला, फॉर एग्जांपल दिस इज योर x1 आपके पास है 3 1 और x2 हमारे पास मौजूद है 1 and 2। तो इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमने एज्यूम किया कि ओके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो दिस इक्वेशन शुड बी वैलिड। तो आपने और कुछ भी नहीं किया, आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि अल्फा की वैल्यू भी 0 आएगी और अल्फा 1 भी 0 है, अल्फा 2 भी 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स 0। सो अगर आपकी सारी अल्फाज 0 आते हैं, इसका मतलब है कि वो तमाम वेक्टर्स जो आपने कंसिडर किए थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। तो इस स्लाइड में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में आपको इसमें बताया और उसको टेस्ट करने का टू टेस्ट लीनियरिटी इंडिपेंडेंस जो है बेसिकली उसको टेस्ट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जो पॉलिनोमियल की, फॉर एग्जांपल p1 इज s² + 1, p2 जो है 2s² + 3 है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन r2s²। अगेन अब हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा 1 टाइम्स द फर्स्ट पॉलिनोमियल, अल्फा 2 टाइम्स द सेकंड वन, इन दोनों को आपने इक्वेट करें 0 से और इसको आप सॉल्व करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सो फाइनली वी अराइव टू दिस आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं दे आर 0, इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल आपके पास है वो जो गिवन दोनों पॉलिनोमियल्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लिहाजा 1s, अब ये और एग्जांपल्स हैं, आप इनको टेस्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से कि ये वाला जो है जिसमें 1 2 3 ये 4 एलिमेंट्स है, दे इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन दिस। इसका मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखें और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट के साथ हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर जो आपके पास आ रहा है अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। तो ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन जीरो हैं टू मेक ये सारे नॉन जीरो आपके पास अल्फा आए हैं टू मेक like this one, ये अल्फा 1 times p1 of s plus अल्फा 2 times p2 of s plus अल्फा 3 times p3 of s plus अल्फा 4 times p4 of s equals to 0। तो अल्फा जो आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है a set of vectors x1 से लेके xn तक that spans the vector space if every element of x can be written as a linear combination। ये जो आपके पास नजर आ रही है इस चीज को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया। अब कुछ डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन अब देखते हैं। एक और डेफिनेशन है a set of vectors in a vector space is said to be to form a basis if
the set spans x, ये x आपके पास है वेक्टर स्पेस। एक बात तो ये कि वो वेक्टर्स जो है वो जो वेक्टर्स आप चूज कर रहे हैं वो लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस का ही सेट होना चाहिए, सबसेट। दूसरा ये है कि वो उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो आपस में सबके सब इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसी चीज को आप कहेंगे कि ये आपकी एक बेसिस बन गई, ठीक है। तो बेसिस बेसिकली, बेसिस को आप ये कह सकते हैं कि बेसिस जो है इज सबसेट ऑफ एक्स यानी वेक्टर स्पेस। और इसके अंदर जितने के साथ जो सेकंड चीज है वो ये है कि ऑल द एलिमेंट्स आर linearly independent। ओके, राइट। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें इन दोनों को आप ट्राई कीजिएगा। टेक दिस वन एज x1, दिस इज x2, और इसके बाद आप ट्राई टू फाइंड अल्फा 1 की वैल्यू निकालिएगा और अल्फा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ फैक्ट दैट कि any two bases for a vector space must have the same number of elements, and this is called the dimension of the vector space। okay, ये कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 1s s square s cube is a base for R3। ये पॉलिनोमियल है आपके पास, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें स्मॉलर भी हो सकते हैं, एंड दिस इज योर स्केलर फील्ड। Similarly 1 2 3 4, this is not a basis for this। why? क्योंकि आपके पास ये जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर, ठीक है। यानी मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये कि 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, अगर इसको आप कहते हैं कि दिस इज योर वेक्टर लेट्स से x4, तो ये x4 जो है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द अदर्स। और आपको नजर भी आ रहा है कि अगर ये वेक्टर मेरे पास है x1, ये वेक्टर मेरे पास है x2, ये वेक्टर है मेरे पास x3, तो आप एक कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे अल्फा 1 जो है x1 1 है, ये 1 है, प्लस अल्फा 2 x2 जो है आपके पास मौजूद है s, और 3 अल्फा 2 3 है, प्लस x3 जो है s स्क्वायर है, और इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 2। सो फ्रॉम हियर अल्फा 1 इक्वल्स टू व्हाट 1, अल्फा 2 3 एंड अल्फा 3 इक्वल्स टू 2। तो देयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्थ वेक्टर जो है x4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर्स। लिहाजा ये जो है पूरा का पूरा सेट, this one including this x1 x2 x3 and x4, ये आपके पास बेसिस नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए कोई बेस नहीं बनती। अब इसके लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लेना चाहें x1 x2 x3, तो ये अलबत्ता ये आपके पास इसका बेसिस बनाती है। 1 2 x1 एंड 1 1, इन दोनों को देखें तो ये आपके पास इसकी बेस है, एंड सिमिलरली दिस इज द बेस फॉर द another base for this one, ठीक है। So let's represent vectors in the form of w equals to vp। एक और इंटरेस्टिंग वे है, किसी भी वेक्टर को ये एक वेक्टर है, ये बेसिस भी हो सकती है 1 0, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिस में। अभी आपके पास बेसिस है, बेस वेक्टर है, ये एक बेस वेक्टर है और ये आपके पास दूसरा बेस वेक्टर है, ठीक है। और अल्फा 1 जो है -1 लेंगे, अल्फा 2 जो है 2 लेंगे। तो आप अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 को आप कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, एंड देन वी विल हैव 1 इक्वेशन 1 हियर। इस तरह 0 और 1 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन रिप्रेजेंट एज 0 1, और ये इसके बेसिस हैं। आप नोट करें तो ये बेसिकली आपके बेसिस हैं, ठीक है, ये आपके बेसिस हैं, एंड देन यू हैव दी मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट्स हियर 1 और -1। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट आता है जिसके अंदर हमारे पास ये वेक्टर्स हैं
और वी हैव दिस वी हियर combination, ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, एंड देन वी हैव द वैल्यूज हियर। ठीक है, इसको अगर हम और से देखें तो ये 1 2 ये आपके पास बेसिस है, और वी हैव -1 2 1 एंड -1, दीज आर द अल्फाज। अल्फाज आपके पास यहाँ पर आ गए हैं, वेक्टर्स आपके पास जो हैं जो x के करस्पॉन्डिंगली वेक्टर्स थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे वी और वी कहते हैं। सो वी कैन हैव, so summary is, so we can have a mapping of each vector, हर वेक्टर की मैपिंग हो सकती है फॉर द बेसिस। एक तरफ आपके पास ये बेसिस वेक्टर मौजूद है, और इन टर्म्स ऑफ द बेसिस दिस इज कॉल्ड, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप अगर गौर से देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, एंड देन वी अराइव टू द थर्ड मैट्रिक्स। ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस विल कम इन द नेक्स्ट, जब हम स्टेट स्पेस की इक्वलाइजेशन करेंगे तब भी अपना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।